Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. So आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं NIOS लर्निंग सीरीज का कोर्स 503. इससे पहले हम 501 और 502 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज से हम 503 स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो कोर्स है ना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. अगर आप इसका NIOS का कोर्स भी देखोगे तो सबसे पतली बुक जो है ना वो 503 की है. मीन्स इसमें इतना ज्यादा कुछ भी पढ़ने लायक या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है बट अदर बुक्स के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है. सेकंड चीज, ये जो बुक है वो इजी भी है. ठीक है, बहुत इजी है, अंडरस्टेबल है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज्यादा रिलेट करती है. ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा NIOS 503 का यूनिट 1 विच इज भाषा क्या है. ठीक है, भाषा क्या है. अगर आप लोग कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, मोस्टली सब बच्चे पढ़े होंगे प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल में ना हिंदी रीडर के साथ हमेशा हिंदी ग्रामर की बुक जरूर लगती थी, है ना. तो जो ग्रामर की बुक का पहला चैप्टर होता था ना वही होता था भाषा. भाषा क्या है ना. तो वही इसमें बुक में हमें इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमें यही पढ़ना है. बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाला है भी नहीं. सो सिंपल सा उसी भाषा से हमें स्टार्ट करना है कि भाषा की परिकल्पना क्या है, भाषा क्या है. तो देखो वो अगर आप ग्रामर की वो बेसिक बुक से जाओ तो हम क्या पढ़ते हैं कि भाषा क्या है. तो भाषा एक वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं. ठीक है, और इसके दो रूप हो सकते हैं, लिखित और मौखिक. अब तीसरा रूप भी आ गया था सांकेतिक. ठीक है, तो एक भाषा की परिभाषा क्या है. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को का आदान प्रदान करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं. ठीक है, अब इस NIOS के बुक में बोला हुआ है कि सीरियसली भाषा जो है सिर्फ इतनी सी है कि जिसके द्वारा हम सिर्फ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, बस इतना ही है. तो उसके अकॉर्डिंग, NIOS के अकॉर्डिंग ये जो परिभाषा है वो गलत है, क्योंकि ये जो परिभाषा है ना ये भाषा को सीमित कर देती है. मीन्स जो भाषा का दायरा है ना वो सीमित कर देती है कि हाँ बस इतना ही है जिससे हम किसी के विचारों को समझ सकते हैं. बट भाषा इतनी नहीं है, भाषा का लेवल इससे बहुत ज्यादा बड़ा है. भाषा असीमित है. भाषा का सिर्फ एक यूज नहीं होता, भाषा के बहुत सारे यूज होते हैं, बतेरे यूज होते हैं. तो एक भाषा की ब्रॉड डेफिनेशन है, सिर्फ इस डेफिनेशन के साथ नहीं जाएंगे. भाषा की एक बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है और उसमें देखो कुछ मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि भाषा क्या है, शब्दकोश प्लस व्याकरण इक्वल टू भाषा. ठीक है, कुछ जो मनोवैज्ञानिक है या फिर जो हम कह सकते हैं लैंग्विस्टिक लोग हैं, जो भाषा मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, भाषा इक्वल टू शब्दकोश प्लस व्याकरण. ठीक है, शब्दकोश प्लस व्याकरण. अगर हम ग्रामर और डिक्शनरी को मिला दें तो हमारी भाषा तैयार हो जाती है. ग्रामर्स के रूल्स का एक सेट और साथ में अगर हम ये हमारी डिक्शनरी शब्दकोश मिला दें तो हमारी भाषा बन जाती है. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डेफिनेशन जो है वो गलत है. क्योंकि ये जो चीज है ना ये साबित करती है कि पहले जो है भाषा आई फिर लोग आए, क्योंकि ऑलरेडी ग्रामर के रूल बने हुए हैं और शब्दकोश बना हुआ है. अगर हम उसको मिला दें तो भाषा है. तो ये क्या दिखा रहा है कि पहले जो है भाषा आई और फिर लोग आए. बट आप लोग ये बताओ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भाषा पहले आ गई और लोग बाद में? नहीं ना, क्योंकि ये तो कैसे भी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है, गलत बात है. क्योंकि लोग जो है पहले आए हैं उसके बाद भाषा का निर्माण हुआ है. क्योंकि जब लोगों ने समुदाय में मिलकर रहने लगे, साथ में रहना स्टार्ट करा, तब उनको एक दूसरे से बात करने की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए उन्हें साधन चाहिए था. फिर भाषा का निर्माण हुआ. भाषा का शब्दकोश लोगों के द्वारा तैयार किया गया है. जो भाषा का व्याकरण है वो लोगों के द्वारा तैयार की गई है और डे बाय डे इसमें क्या है, चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाषा पहले थी मनुष्य बाद में आया. नहीं, मनुष्य पहले थी और भाषा बाद में आई है. ठीक है, तो ये जो भाषा की परिकल्पना है NIOS में आपको ये डिस्क्राइब किया गया है. और इसमें क्या है, डे बाय डे चेंज होता रहता है. जैसे कि अब इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हम जो पढ़ते थे, हमने जो अपने स्कूल में पढ़ा है ABCD XYZ, हमने क्या पढ़ा है XYZ, Z फॉर जेब्रा. बट अब के जो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो Z साउंड नहीं है, वो Z साउंड है. Z उनको पढ़ाया ही क्या जा रहा है, WXYZ, Z फॉर जेब्रा. ठीक है, Z साउंड क्या हो गया, Z. तो पहले हम Z कर देते तो वो इट इज नॉट Z, इट इज Z. तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना. तो ये क्या है, भाषा की परिकल्पना है जिसमें डे बाय डे चेंज होता रहता है. ठीक है, फर्स्ट बुक में उसके हिसाब से इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है. फिर सेकंड पॉइंट है हमारा भाषा व व्याकरण. भाषा व व्याकरण क्या है, इसमें पैराग्राफ में NIOS में स्पेशली आपको ये बताया गया है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी, सबका अपना ग्रामर होता है.
कोई भी भाषा चाहे वो कैसी भी हो, कोई भी हो, किसी भी प्रांत को दर्शाती हो, किसी भी स्टेट को दर्शाती हो, उसका खुद का अपना ग्रामर होता है। उस ग्रामर के बिना कोई भी जो लैंग्वेज है वो स्टैंड नहीं कर सकती, वो एक मानक रूप नहीं ले पाएगी। ठीक है, जैसे बोली बन के रह जाएगी, बोली हो जाएगी या ये सारी चीजें रह जाएगी, लेकिन व्याकरण भाषा वही होती है जिसकी अपनी ग्रामर होती है। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हमारी भाषा है ना, वो सिर्फ ये नहीं दिखाती कि हम क्या भाषा बोलते हैं, बल्कि एक जो भाषा है ना वो ये भी रिप्रेजेंट करती है कि हम किस समुदाय के हैं, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, या हम किस समुदाय से हैं, या हम कहाँ के रहने वाले हैं। वो एक पूरी जाति को प्रदर्शित करती है एक भाषा। तो इसलिए एक भाषा का होना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी डेली लाइफ में। तो भाषा अपनी संरचना में उन सब रिश्तों को भी दिखाती है जिसके सहारे एक समाज बना होता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्यार का पात्र है, कौन आदर का है, इन सब की झलक हमें भाषा में मिल जाती है। ठीक है, और अब इसमें ही आपको पता है कि एक जो बच्चा होता है ना 4 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, एक बच्चे का 4 वर्ष की उम्र तक लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है 100% हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा पहले स्टार्ट होता है, जब बच्चा पैदा होता है, पहले वो कूइंग करता है, बबलिंग करता है, फिर उसकी 1 वर्ड स्टेज आती है, 2 वर्ड स्टेज आती है, फिर वो एक सेंटेंस स्टेज आती है ना। इसके बाद बच्चा बहुत अच्छे से बात करने लगता है, और 2 साल तक का जो बच्चा होता है ना, वो एक एडल्ट से अच्छी खासी कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, ये सारी स्टेजेस से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट गुजरता है। इसके बाद बच्चा जैसे ही 2 साल का या 2 साल का थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्योंकि कुछ बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट लेट होता है, बट 2 साल के एंड तक या 2 साल 6 महीने तक जो है बच्चे का डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाता है, और एक वो एडल्ट से बिल्कुल कन्वर्सेशन प्रॉपर करने के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि उसी टाइम पे तो बच्चे की वो स्वप्न वाली एज होती है ना, कि बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्यों होता है, ये क्या है, वो क्यों है। तो वो बच्चे का उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा होता है। और 4 साल की उम्र तक एक बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो 100% हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि 4 वर्ष की उम्र तक कम से कम भाषा की दृष्टि से तो वो एक एडल्ट हो जाता है। मीन्स कि बच्चा क्या है, 4 साल तक एडल्ट तो नहीं हुआ है वो, बट भाषा की दृष्टि से वो एडल्ट हो चुका है। मीन्स कि वो अपनी भाषा के बारे में बहुत कुछ सीख चुका है। अब इसमें क्या होता है, देखो हमें नहीं पता, हमने बच्चों को नहीं सिखाया कि पहले हमें सब्जेक्ट बोलो, फिर वर्ब लगाओ, फिर ईएस लगाओ, आईएनजी लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, नहीं। ये बच्चे का एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में बच्चा पढ़ रहा है, जिस एनवायरमेंट में बच्चा पल रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको अपने आप ही वो नियम आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने घर में कोई लड़का होगा, ठीक है, लड़का होगा तो बोलता है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आपने नहीं सिखाया कि आप उस लड़के हो तो आप बोलोगे रहा हूँ, बट कोई लड़की होगी वो बड़ी हो रही है तो वो बोलेगी मैं जा रही हूँ। ये चीज हमने बच्चे के अंदर डाली नहीं होती, हमने बच्चे को सिखाया नहीं होता कि आपको इसका रूल पहले करना है, ये फॉलो करना है, फिर ऐसे बोलना नहीं। 4 साल तक का बच्चा खुद ही डिफरेंशिएट करने में एबल हो जाता है कि लड़के के लिए क्या सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, लड़की के लिए क्या। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ये बच्चे अपने आप ही बोलने लगेंगे, आपको कभी सिखाने की जरूरत ही नहीं होती। ये फर्क होता है हमारे एनवायरमेंट का, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं उस लैंग्वेज को हम कितनी जल्दी और कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब बच्चों को ये कठिनाई नहीं होती कि हम 4 साल के बच्चे के साथ बातचीत कर सके, उसे कहानी सुना सके, ये सारी चीज भी है। ठीक है, और एक और सबसे ज्यादा फायदा होता है लैंग्वेज का, कि जैसे कि मान लो दूरियां बढ़ाने और दूरी मिटाने के लिए भाषा से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तो भी भाषा आपके साथ है, और अगर आपको किसी से लड़ाई खत्म करनी है तो भी भाषा आपके साथ है। जैसे आपका एक दोस्त है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो आप उससे कन्वर्सेट कैसे करोगे, भाषा के थ्रू। आप उसको कॉल करोगे, कॉल पे उससे बात करोगे, उसके हालचाल पूछोगे, और भाई ठीक है तू सब बढ़िया, तो आप कैसे कर पा रहे हो, भाषा के थ्रू ही तो ये क्या है, मेल जोल बढ़ा रहे हो। और उसी में अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, या आप किसी दोस्त से झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े में आप फोन काट दो, उसको गाली दे दो, उल्टी सीधी बातें करो फोन पे, तो क्या है, लड़ाई कर रहे हो आप। ये तो लड़ाई करना और तुरंत बाद में थोड़ी देर बाद उसको कॉल करके मना लेना, ये क्या है, भाषा के थ्रू तो पॉसिबल हो पा रहा है। तो भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं, भाषा के बहुत सारे तरीके होते हैं, भाषा के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अब हमारे दादा दादी क्या है, हमारी कितनी सारी स्टोरियां सुनाते हैं, ये सारे बदलाव जो है चलता रहता है, और बच्चा जिस एनवायरमेंट में पढ़ता है, जिसमें सीखता है, वहां की लैंग्वेज जो है वो अपने आप ही ग्रैब कर लेता है, हमें कुछ उसे अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा भाषा व ग्रामर। तो देखो हर एक लैंग्वेज की हर एक उसकी भाषा होती है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें होता है ध्वनि संरचना। अब ध्वनि संरचना में आता है, पहले भाषा व व्याकरण का ही फर्स्ट पॉइंट है ध्वनि संरचना। जैसे बच्चा चाइल्ड डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस से जाता है ना, तो कोई भी लैंग्वेज को बनने के लिए इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ध्वनि संरचना, शब्द संरचना,
वाक्य संरचना और संवाद संरचना। ठीक है, तो देखो ध्वनि संरचना क्या होती है, हर भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि के कुछ नियम भी ऐसे होते हैं जो कि हर भाषा में पाए जाते हैं। जैसे कि हर भाषा में क्या कॉमन होता है, वाउल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वाउल और कॉन्सोनेंट दोनों में होते हैं। स्वर और व्यंजन हर एक भाषा में पाए जाते हैं। स्वर और व्यंजन, हम पहले वावल वावल करते थे, वावल कितने होते हैं, नॉट बावल नहीं होता है, बाउल। ठीक है, बाउल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, तो हर एक लैंग्वेज में पाए जा सकते हैं वाउल और कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट और बाउल के बिना कोई भी ध्वनि जो है हमारी नहीं बन सकती। तो आपके एनआईओएस की बुक में मेंशन किया हुआ है कि किसी लैंग्वेज में मिनिमम 3 स्वर तो होते हैं, कम से कम 3 बाउल होते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 20। ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने लिखा कि किसी भी भाषा में 3 स्वर तो मिनिमम होते ही हैं और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 20। और सेम विद द कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन, किसी भी भाषा में 8 से 10 व्यंजन होते हैं जो कि 50 से 60 तक जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा में 8 से 10 व्यंजन तो होते ही होते हैं जो कि 50 से 60 तक जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें बोला है ये ध्वनियां होती हैं जो अक्सर अंग्रेजी वर्णमाला में लिखी जाती हैं, और क्या पता होता है कि अगली लैंग्वेज में इनका दूसरी लैंग्वेज में इनका अर्थ बदल जाए। जैसे फिल, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं हम फिल। ठीक है, एक तो है फील करना, महसूस करना, और एक होता है फिल, पूरा करना, उसको कंप्लीट करना। बट अगर हम हिंदी में इसको लिखें फिल तो होगा पूरा, है ना, और फील का मतलब होगा महसूस करना। तो ये क्या है, हिंदी में इनके अर्थ बदल जाते हैं। अब जैसे कि हिंदी में है मिल, जैसे मैं इंग्लिश में लिखूं माइल, तो माइल का मतलब मील, माइल को मैं लिखूंगी हिंदी में मील, और जैसे मिल को लिखूंगी मिल। ठीक है, तो इनके क्या है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा शब्द संरचना। शब्द संरचना यानी वाक्य संरचना, शब्द संरचना यानी कि वर्ड स्ट्रक्चर। वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि देखो हिंदी में घर और लड़का दोनों पुल्लिंग है, एक वचन भी है। अब इनके बहुवचन क्या होंगे, ठीक है, इनके बहुवचन क्या होंगे, तो हम ये बच्चों को सिखाते हैं ना, छोटे लेवल पे बच्चों को ग्रामर से देकर के सिखाना स्टार्ट करते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, तो बच्चों को बोलो इसका बहुवचन क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे लड़के खेल रहे हैं। बट जब अगर एक चीज आप नोटिस करनी शुरू करोगे ना, जो बच्चे की मातृभाषा होती है या जो बच्चे के आसपास स्टार्टिंग से ही बोली जा रही है, बच्चे के अंदर ये चीज अपने आप ही आ जाएगी। अगर आप उसको एक मैदान में लेके जाओगे तो आप देखोगे कि बोलोगे, वो देख के बताएगा लड़का खेल रहा है, बट वहां पे बहुत सारे लड़के होंगे ना, तो वो अपने आप ही बोलने लगेगा कि लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जैसे मोहन के पास कई घर हैं और ये घर बहुत सुंदर है, कई घर हैं और ये घर बहुत सुंदर है। देखो घर का कोई प्लूरल नहीं होता, घर घरों या घर घरे, ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हर एक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ। बाकी चीज जब चैप्टर आप अपने आप पढ़ोगे तब आपको और डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो आपको और चीजें पता चलेंगी। मीन्स की जैसे लड़के व घर दोनों ही बहुवचन है, लेकिन अब क्या है, लड़के और घर एक वचन है क्योंकि घर के साथ कई यूज कर दिया। सो ऐसे बहुत सारे इसमें नियम दिए हुए हैं कि लड़का खेल रहा है, और ये सारे ही सही है। देखो यहाँ पे ना लड़के की करके हम बात कर रहे हैं, लड़का क्या है, संज्ञा के प्रयोग के आधार पर 6 रूप मानने पड़ेंगे। मीन संज्ञा के 6 रूप होते हैं और हमें वो 6 के 6 ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसमें शब्द के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यही तो है शब्द संरचना, वर्ड स्ट्रक्चर यही तो है कि हम वाक्य की स्थिति को देखते हुए अपने शब्दों के साथ खेल कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो यही तो होता है शब्द संरचना। जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक है, अब संज्ञा क्या है, लड़का। अब देखना है लड़कों के साथ कितने प्रयोग हो रहे हैं, देखो अब है नेक्स्ट लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, फिर है लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया, ओ लड़के इधर आ, ओ लड़कों इधर आओ। ठीक है, तो ये जो लड़कों संज्ञा के साथ देखते हुए पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है, वो चीज है। फिर आता है वाक्य संरचना यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, देखो लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है, लड़कों ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया, लड़के ने लड़की को मारा या लड़की ने लड़के को मारा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनकी भी ना कुछ ध्वनियां होती हैं कि कर्ता के बाद क्रिया आएगी, कर्ता के बाद क्रिया आएगी, फिर हमारा जो विधेय बचेगा यानी कि ऑब्जेक्ट वो आएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे लड़की ने खाना खाया तो हम ये नहीं बोल सकते खाना खाया लड़की ने, नहीं, क्योंकि एक शब्द संरचना होती है, एक वाक्य संरचना होती है जिस पैटर्न को हमको फॉलो करना पड़ता है, और वाक्य स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें उसी के चीज को ले जाना पड़ता है, उसी के साथ हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे इसमें बोला भी हुआ है कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, मैं खाना खाती हूँ, अब मैं इसको लिखूं खाना खाती हूँ मैं, तो ये वाक्य संरचना की दृष्टि से ये जो सेंटेंस है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें कर्म के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ये कर्ता होता है, कर्म क्रिया ये सब है, बट हम वाक्य संरचना चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा संवाद संरचना।
डिस्कस, संवाद यानी कि किसी भी चीज से कम्युनिकेट करना, कन्वर्सेट करना, वो हमारा संवाद स्ट्रक्चर होता है, संवाद संरचना। अब देखो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार भाषा ध्वनि, शब्द व वाक्य के स्तर पर नियमबद्ध है, उसी प्रकार संवाद के भी कई सारे नियम होते हैं जिसका हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब एक नियम तो ये होता है कि जब एक व्यक्ति बात कर रहा होता है तो दूसरे को उसके बीच में बात काटनी नहीं चाहिए। मीन्स जब आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा है और उसकी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो आपको बीच में उसकी बात काटनी नहीं चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए या बोलना नहीं चाहिए। ये संवाद का पहला नियम है, क्योंकि इसमें बातचीत में कई प्रकार भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को ठीक से सुनते ही नहीं है। और फिर ऐसा भी होता है कि बातचीत करते समय सुनने वाला व्यक्ति जो है नाराज हो जाता है, लेकिन जब बात समझ में आती है तो उसको समझ में आता है कि मैं तो जिस बात से नाराज हो रहा था उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये सिर्फ मैंने अपना मिसकंजम्पशन बना लिया था दिमाग में कि उसने ऐसा ऐसा बोला है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो भाषा और विचार के स्तर पर कई ऐसे लक्षण होते हैं जो लड़ी को संवाद में बुन देते हैं। उदाहरण के लिए वह, उसने, पर और क्योंकि आदि ऐसे शब्द हैं जिनके बिना संवाद की कल्पना करना संभव ही नहीं है। ठीक है, मानो कोई कहता है मुझे इसलिए देर हो गई क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अगर इस वाक्य में से हम इसलिए और क्योंकि निकाल दें तो उस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। इसलिए एक संवाद को करने के लिए ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, अब ये थे हमारा जो हमारी भाषा और वो व्याकरण बनता है, इन चार से बनता है, ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना और समाज संरचना। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ना है जो भाषा होती है, भाषा के कौन कौन से एक्सपेक्ट होते हैं। ठीक है, कि भाषा होती क्या है। पहली बात तो होती है मानकीकृत भाषा। मानकीकृत भाषा यानी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। पता है मुझे एनआईओएस की बुक पढ़ने से पहले स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज क्या लगती थी, कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज क्या होती है। मुझे लगता था ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करी जाती है। मीन्स एक, मुझे लगता था, ये मेरा पर्सनल अजम्पशन था जो इसको पढ़ने के बाद मेरा दूर हुआ। मुझे लगता था कि ये एक ऐसी भाषा होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करी जाती है, जो एक फिक्स नियमों पर आधारित होती है। मीन्स एक पर्टिकुलर उसका जटिल रूप होता है, उसकी ग्रामर होती है, उसकी अपनी वोकैबुलरी होती है। मीन्स वो जो लैंग्वेज है वो नियमों पर आधारित होती है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला जाएगा या कुछ भी सेंटेंस नहीं होगा, प्रॉपर पंक्चुएशन होनी चाहिए, एरर नहीं होने चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए। मीन्स मुझे ऐसा लगता था, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानकीकृत भाषा ये नहीं होती। जो मैंने बोला ये मैं ऐसे सोचती थी कि हाँ ऐसे होता है, कि जैसे कि ओ लड़के इधर आओ, तो ये गलत है। ओ लड़के, मैं किसी को ऐसे करके बुला रही हूँ तो ये गलत है, ये स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में नहीं आएगी। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ओ लड़के इधर आ, ये भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, आपको भी सुन के मैं भी थोड़ी सी हैरानी हो रही थी कि ओ लड़के करके बुला रही हूँ मैं, बट ये सेंटेंस ठीक है। यस, ये भाषा की दृष्टि से बिल्कुल सही सेंटेंस है। ओ लड़के इधर आओ, ओ जो है हमारा विस्मयादि बोधक वाले शब्दों में आता है। मीन्स अभी हम पढ़ते हैं कि ठीक कैसे है। ठीक है, उससे पहले तो हम ये समझते हैं कि मानकीकृत भाषा क्या होती है। तो मानकीकृत भाषा ऐसी होती है जो एक समाज में रहने वाले अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, मानकीकृत भाषा वो होती है जो एक समाज में रहने वाले अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, तो उसी को ही मानकीकृत भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि इसमें आपके एनआईओएस की बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर आप में यहाँ पे ब्राह्मण की सत्ता रहेगी, मीन्स आपके समुदाय में ब्राह्मण की सत्ता रहेगी, ब्राह्मण लोग ज्यादा रहेंगे, ब्राह्मण लोगों का ज्यादा बोलबाला चल रहा है, वो लोग ज्यादा सत्ता में है, तो वहां की लैंग्वेज क्या रहेगी, संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण तो उसी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे ना, तो वहां की लैंग्वेज क्या रहेगी, संस्कृत। तो वहां पे संस्कृत को ही मानकीकृत भाषा का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके एरिया में, आपके पूरी कम्युनिटी में, पूरी सोसाइटी में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो मुस्लिम लोग, तो आपकी मानकीकृत भाषा कौन सी बन जाएगी, अरबी और फारसी। तो ये जो मानकीकृत भाषा है ये किसी पैमाने पर, किसी मापदंड पर, किसी नियमों पर डिसाइड नहीं करी जाती। ठीक है, ये ऑलरेडी जो हमारे समाज में भाषाएं चल रही होती हैं, जो भी उनमें परिवर्तन होता है, उन्हीं में से चुन के किसी मानकीकृत को मानकीकृत घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है, मानी जाती है, इसलिए। ठीक है, तो यही मानकीकृत भाषा है। अब जैसे कि यही इसमें भी एक एग्जांपल है कि आपकी कम्युनिटी में इंग्लिश, अंग्रेज लोग ज्यादा रहेंगे, अंग्रेज लोगों का ज्यादा बोलबाला रहेगा, वो सत्ता में रहेंगे, तो आपकी मानकीकृत भाषा कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश। तो मानकीकृत भाषा का कोई मापदंड नहीं है, बस जो लोगों द्वारा ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है, जो लोग ज्यादा, जिस लैंग्वेज में लोग ज्यादा बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में लोग अपने एक थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ज्यादा, फिर क्या होता है, उसी में बुक्स पब्लिश होनी स्टार्ट हो जाती है। उसी जो लैंग्वेज लोग ज्यादा समझ रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में सारे न्यूज़पेपर हिंदी में छपते हैं, मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि यहाँ के
लोग जो है हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं। बट अगर मैं कोलकाता में चली जाऊंगी तो वहां पे क्या मुझे हिंदी में मिलेंगे? नहीं, कोलकाता में जो न्यूज़पेपर है वो बंगाली में छपेंगे। क्यों? क्योंकि वहां की मानकीकृत भाषा बंगाली है, वो लोग बंगाली समझेंगे, हिंदी नहीं। अगर मैं हिंदी में वहां पे छापूंगी तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है। सेम विद द दिल्ली पर्सन। क्या है, मैं अगर यहाँ पे बंगाली में छापूं तो मुश्किल से 5, 10, 15 या ज्यादा से ज्यादा 2000 लोग होंगे जो बंगाली में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अदरवाइज बाकी सारे न्यूज़पेपर वेस्ट जाएंगे, क्योंकि सारे लोगों को बंगाली आती ही नहीं है। तो मानकीकृत भाषा क्या होती है? जो सबसे पहले तो एक लोगों द्वारा बोली जाती है और फिर उसी को मानकीकृत भाषा का दर्जा मिल जाता है। और उसी के बाद उसमें क्या होता है, बुक पब्लिश होनी स्टार्ट हो जाती है, न्यूज़पेपर छपने स्टार्ट हो जाते हैं, सीरियल उस लैंग्वेज में बनने लगते हैं, फिल्में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनने लगती हैं, गाने, आपकी फिल्में, बुक्स, पत्रिकाएं, जर्नल्स, सारी चीजें क्या है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में पब्लिश होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मानकीकृत भाषा। दैट्स इट। ठीक है। और ये हर पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे कोलकाता में बंगाली, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, इस तरीके से। नेपाल में नेपाली, बोडो, डोगरी, कोंकणी, अलग अलग, मणिपुर की जो भी है सबके अकॉर्डिंग, गोवा की कोंकणी, इस सब के अकॉर्डिंग अलग अलग ही हो सकती है। ठीक है। और हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, भारत की राजभाषा, हमारी नहीं, दिल्ली वालों की नहीं, भारत की राजभाषा दिल्ली है। यहाँ पे कोई राष्ट्रीय भाषा किसी का भी कुछ को दर्जा प्राप्त नहीं है, बस यस हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया में सारे लोग जो है हिंदी ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर इसके बाद होते हैं मनोवैज्ञानिक पक्ष। अब भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या होते हैं? देखो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, मनोवैज्ञानिक पक्ष में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक बच्चा जो है अपने साथ एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर के पैदा होता है। इसमें आपने चोम्स्की का, लोन चोम्स्की का सिद्धांत पढ़ा हुआ है ना, थ्योरी जब आपने करी होगी साइकोलॉजी में, तो चोम्स्की ने क्या बोला था कि हर एक बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है जिसमें वो लैंग्वेज को है ग्रहण कर सकता है, वो एक अंतरजातीय क्षमता के साथ पैदा होता है। मीन्स जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो ऑलरेडी उसके अंदर डिवाइस है जिससे वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। तो बस थोड़ा सा वही एक्सप्लेन करा हुआ है मनोवैज्ञानिक पक्ष में लो चोम्स्की को, कि चोम्स्की ने ऐसा ऐसा बोला है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी दी है लो चोम्स्की ने। और एक एक्सपेक्ट ये है कि 4 साल तक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट 100% हो जाता है, लैंग्वेज की दृष्टि से वो एक वयस्क बन जाता है। ठीक है। फिर हमारा इसका सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में क्या होता है, एक है ना कि 3 कोस पर वाणी बदले 5 कोस पर पानी, मीन्स कुछ ऐसे ना, 3 कोस पर वाणी बदले 5 कोस पर पानी। मीन्स ये क्या कहना चाहता है दोहा, कि हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर हम 3 कोस चलते हैं, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उससे सिर्फ 3 कोस जाएंगे, ठीक है, तो 3 कोस जाने के अंदर ही वाणी बदल जाएगी। मीन्स की जो हमारी भाषा है, नॉट भाषा, बोली भी कह सकते हैं, जो भाषा है वो बोली है वो चेंज हो जाती है। मीन्स की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं ना, 15 से 20 किलोमीटर ही चलने पर आपको अलग लैंग्वेज दिखेगी, कि आपको दिखेगा वहाँ के लोग जो है दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी बोलती हूँ, हिंदी लोग हम सब पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से 20-30 किलोमीटर आगे जाऊंगी तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे मेरी जो मैं खड़ी बोली बोल रही हूँ, मैं हिंदी भी नहीं बोल रही, मैं हिंदी की एक उपभाषा कह सकते हैं, खड़ी बोली बोल रही हूँ। ये जो मेरी भाषा है, जो मैं बोल रही हूँ आपको, जिस भाषा में समझा रही हूँ, ये एक हिंदी से ही निकली हुई उपभाषा खड़ी बोली है, जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने करा था, अगर आपको याद हो तो। अमीर खुसरो के द्वारा वाली मैं खड़ी बोली अभी बोल रही हूँ। हाँ, हमको क्या लगता है जो हरियाणा के लोग नहीं बोलते, थोड़ा तीखा सा बोलते हैं, थोड़ा सा उनकी टोन बड़ी वैसी होती है, वो खड़ी बोली होती है। नहीं, वो खड़ी बोली नहीं होती। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, भाषा परिवार के बारे में पढ़ेंगे सारा, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ खड़ी बोली है। तो इसमें सामाजिक पक्ष में आपको क्या बोला हुआ है कि अगर आप 15 से 20 किलोमीटर आगे जाओगे तो डेफिनेटली आपको जो लोगों की भाषा है वो बदली हुई दिखेगी। फिर आप उसके 15 किलोमीटर आगे जाओ तो फिर से आपको जो है लैंग्वेज बदली हुई दिखेगी। तो ये क्या होता है, ये इसके सामाजिक पक्ष होते हैं भाषा के, कि जो वाणी जो है वो बदलती रहती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहती। ठीक है। पानी की तरह, जैसे पानी का टेस्ट अगर हम दूर जाते हैं वो बदलता रहता है, सेम ऐसे। और इसमें ये भी बोला है कि जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, वो स्कूटर को कूटर ही बोलेंगे। हम उनको कितना भी समझा लें, कितना भी कि स्कूटर स्कूटर, बट उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा ठीक से, वो स्कूटर को कूटर ही बोलेंगे, गर्म को गरम ही बोलेंगे। ठीक है, गरम ही बोलेंगे। जैसे पानी को हम मम्मी बोलेंगे कि मम पानी, हम बोलेंगे पानी दूं तो बोलेंगे मम दे दो मम, तो वो मम ही बोलेंगे। अभी क्या है, टाइम के साथ धीरे धीरे बच्चे का जैसे डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज होगा, वो उसको सीखते रहेंगे। ठीक है।
और यही है कि भौगोलिक स्तर पर भी हर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे कि दिल्ली में कुछ लोग मजा कहते हैं, ठीक है, दिल्ली में कुछ लोग मजा कहते हैं, अरे मजा आ गया, और कुछ कहते हैं मजा आ गया। ठीक है, कुछ कहते हैं मजा आ गया, कुछ कहते हैं मजा आ गया, कुछ जफर कहते हैं और कुछ जफर कहते हैं। अब जैसे कि कोई कोई ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं लगता, और कभी कोई कहते हैं कि ये गरीब खानदान से है। सो यही होता है हमारा सामाजिक पक्ष। इसके बाद आता है भाषा व साहित्य। भाषा व साहित्य के लिए आपको पता है कि हमारी इंडिया में कुछ लैंग्वेजेस को साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जैसे तमिल, संस्कृत, मलयालम, कि जब इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में बुक लिखी जाएंगी उनको कुछ क्लासिकल, कहते हैं ना, क्लासिकल लैंग्वेजेस में जो बुकें लिखी गई हैं उनको कुछ अवार्ड दिया जाता है, इन्हीं में लिखी जाने वाली को अवार्ड दिया जाता है, समथिंग कुछ भाषाओं का दर्जा प्राप्त किया है। तो भाषा व साहित्य क्या है कि दुनिया में हर भाषा में साहित्य लिखा जाता है, ठीक है, बट हम उन ज्यादा जो मानकीकृत भाषाएं होती हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं साहित्य लिखने के लिए। ठीक है, साहित्य बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, तो ये क्या होता है, जिस लैंग्वेज में साहित्य लिखा जाने लगता है ना, तो वो लैंग्वेज लोगों तक ज्यादा पहुंचती है, जनसंचार ज्यादा होता है उन लैंग्वेज का जिसमें साहित्य लिखा जाता है। ठीक है, तो साहित्य जिस चीज में लिखा जाएगा या जो भी किताबें वगैरह छपेंगी, बुक्स छपेंगी, पत्रिकाएं वगैरह, अखबार वगैरह, वो जनसंचार का माध्यम बन जाती है। तो जो भाषा और साहित्य जो है रिलेटेड होते हैं आपस में, क्योंकि देखो साहित्य के बिना भाषा का प्रचार नहीं किया जा सकता। कोई भाषा बनके तैयार हो गई लेकिन लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो भाषा को बोलेंगे कैसे। और साहित्य लिखने के लिए हमको भाषा की परिवर्तन चाहिए होती है, भाषा ही तो चाहिए तभी तो साहित्य लिख पाएंगे, कोई साहित्य चाहिए। जब एक कितना पुराना क्वेश्चन है कि जो भाषा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको बताओ कैसे, और ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं कैसे, एक दूसरे पर इंटररिलेटेड है कैसे। तो वही इंपॉर्टेंस है कि साहित्य, भाषा का प्रचार करने के लिए हमें साहित्य चाहिए और साहित्य को लिखने के लिए हमको भाषा चाहिए। तो इसी तरीके से भाषा और साहित्य जो है साहित्य आपस में कोरिलेटेड है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा भारत में भाषा में प्रवीणता। भाषा में प्रवीणता इन द सेंस, देखो ये लाइन क्या कहना चाहती है, अभी हमने पहले बहुत बार डिस्कस करा कि लैंग्वेज की दृष्टि से एक 4 साल का बच्चा अडल्ट बन जाता है, मीन्स 4 साल तक उसका 100% लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। और इसके साथ ही ये बात भी सच है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, अपने पूरे जीवन काल में कभी भी भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, कुछ ना कुछ उससे छूटेगा जरूर। वो पूरी की पूरी अपनी एक भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना सकता। सो भाषा में प्रवीणता से हमारा यही मतलब है कि एक बंदा 4 साल तक किसी से भी बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इजीली हो जाएगा। वो 4 साल का बच्चा एक अच्छे से किसी से भी बात कर सकता है, अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकता है, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। और इसी के साथ ये चीज भी सच है कि एक इंसान, सिंगल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक पूरी भाषा पर भी अच्छे से पकड़ नहीं बना सकता। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा ही, पूरी पकड़ नहीं बन सकती। ठीक है, सो यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।